ये क्लास 11 की साइकोलॉजी का चैप्टर 3 है, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का टॉपिक फर्स्ट, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशन का मतलब है कि इवॉल्व होना, कुछ चेंज होना, कुछ अच्छा चेंज होना। इवोल्यूशन रिफर टू ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंज। ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, एक ऑर्डर में होगा। दैट रिजल्ट इन ए स्पेसीज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एडोप्टेशनल डिमांड ऑफ देयर इन्वायरमेंट। देखो, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, उसमें उस इन्वायरमेंट पे रहने के लिए हमें भी चेंज होंगे, तो कुछ नया ही बन के आ जाएगा। तो मतलब जैसे इंसान हम बने हैं, तो इंसान अचानक से तो नहीं बने हैं, धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, कुछ स्पेसीज ने उस इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लिया, तो उस तरह से हमें आके इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो इवोल्यूशन मतलब कुछ धीरे धीरे जो चेंज, जो इन्वायरमेंट है उसमें अपने आप को ढाल के बने रहना, तो ये इवोल्यूशन है। कुछ नया बन जाता है, फिर उसमें से जो नहीं कर पाते वो ख़त्म हो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। दीज चेंजेस आर सो स्लो दैट दे बिकम विजिबल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन। ये चेंजेस बहुत स्लो स्लो होते हैं, तो कई पीढ़ियाँ चली जाती हैं तब नज़र आता है। कई पीढ़ियाँ मतलब हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन चल जाती हैं। इवोल्यूशन अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उनके हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर लिया, खुद को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया, तो आप ठीक है हो जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ही होगा इवोल्यूशन। द ट्रेड्स और characteristics that are associated with high rate of survival and reproduction of those species are the most likely ones to be passed on to the next generation। जिन करेक्टरिस्टिक्स का यूज़ किया गया है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, और जिनका यूज़ नहीं किया वो ख़त्म होते चले जाएंगे। When repeated generation after generation, natural selection led to the evolution of new species। तो इस तरह से जो करेक्टर्स यूज हुए हैं वो नेक्स्ट पीढ़ी में चले गए हैं, और जो यूज नहीं होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से कई पीढ़ियों में जो यूज नहीं हुए वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, तो एक नई स्पीसीज ही बन जाती है, क्योंकि कुछ तो ख़त्म हो ही गया है। When repeated generation after generation, natural selection led to the evolution of new species that are more effectively adapted to their particular environment। उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो भी पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं तो वो तो बने रहे हैं, और जो चीज़ें हमने यूज़ नहीं की हैं या जो ट्रेड्स यूज़ नहीं किए गए हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका रिजल्ट ये आता है कि नई स्पीसीज बन जाती है, वो पुरानी से कुछ हटके ही होती है वो। 3 important features of modern human being differentiate them from their ancestor। किस तरह से अलग हम अपने एंसेस्टर से। फर्स्ट, ए बिगर एंड डेवलप्ड ब्रेन। हमारा ब्रेन डेवलप है हमारे एंसेस्टर से। विद इंक्रीज्ड कैपेसिटी फॉर कोग्निटिव बिहेवियर लाइक परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ये हमें बेटर है हमारे एंसेस्टर से। एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन 2 legs। हम ऐसा माना जाता है कि हम ना बंदरों से ही इवोल्व होते होते बने हैं, तो वो तो 4 पैर पे चलते हैं, हमने 2 पैर पे चलना शुरू किया, तो हम उनसे इवोल्व होके फिर इस उसमें आ गए। तो ये अभी नहीं हुआ, इसे कई कई 100 जनरेशन लगते हैं इन चेंज को होते होते कुछ नया बनने में, कोई नई स्पीसीज बनने में। ए फ्री हैंड विद ए वर्केबल अपोजिंग थंब। हम लेग्स पे चलना शुरू किया, हाथ फ्री हो गए, हाथ ने काम करना शुरू किया, तो ये हम अपने एंसेस्टर से इस तरह से अपने हम अलग हैं। हमारा दिमाग तेज़ है, मतलब मेमोरी, रीजनिंग, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब उनसे बेटर कर पा रहे हैं। 2 लेग्स पे चलना शुरू किया तो जो है वो फ्री हो गए हाथ काम करने के लिए। Our behaviors are highly complex and more developed than those of the others species because we have got a large and highly developed brain। दूसरी स्पेसीज से हमारे पास जो हमारा ब्रेन है वो काफ़ी डेवलप है। ह्यूमन ब्रेन development is evidenced by 2 facts। First, the weight of the brain is about 2.35% of the total body weight and it is the highest among all species। देखो जो जितना स्पेसीज का वजन है उसके हिसाब से
इंसान का जो ब्रेन का वज़न है वो 2.35% है, इतना किसी और स्पीसीज में नहीं है। जैसे कि हाथी में है तो उसका बॉडी वेट का जो ब्रेन का वेट है वो 0.2% ही है, और हमारा इंसानों का 2.35% है। तो इस मामले में हम डेवलप है, हमसे ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है हमारे बॉडी का 2.35% है, जो सबसे ज़्यादा है। सेकंड, द ह्यूमन सेरिब्रम इज़ मोर इवोल्व देन अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इवोल्व है। सेरिब्रम मतलब फोर ब्रेन का पार्ट, जहाँ पर थिंकिंग और ये सारे प्रोसेस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। दीज इवोल्यूशन हैव रिजल्टेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिमांड। ये इन्फ्लुएंस या चेंजेस कैसे हुए? क्योंकि इन्वायरमेंट की डिमांड थी। इन्वायरमेंट की डिमांड मतलब जहाँ हम रह रहे थे उस सिचुएशन में खुद को डालने की एक कोशिश की, उस कोशिश में हमारे चेंजेस होते चले गए और हम कुछ नई स्पीसीज ही बनते चले गए। The biological and behavioral qualities which are helpful in meeting the objectives increase an organism ability to pass it on to the future generation through its genes। जो क्वालिटीज, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कुछ तो ऐसे हुए जो हमारे जीन्स के थ्रू नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंच गए। अगर नहीं पहुंचे तो नई स्पीसीज बनती ही नहीं। पहुंचे हैं नए हमारे नेक्स्ट जनरेशन में, कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंजेस जो हुए तभी नई स्पीसीज बनी। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट, important determinant of our behavior is the biological structure that we have inherited from our ancestor in the form of developed body and brain। हम अपने एंसेस्टर से कितने डेवलप हैं, बॉडी भी डेवलप है, ब्रेन भी डेवलप है। इन ऐसी इस तरह से हमारा बिहेवियर भी चेंज हुआ है। इन एनी केस इफ ब्रेन सेल हैव बीन डिस्ट्रॉय बाय एनी डिजीज, अगर हमारी ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो गई किसी डिजीज से या किसी ड्रग से या किसी एक्सीडेंट में, सच केसेस डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल एंड बिहेवियरल डिसेबिलिटी, तो उसकी वजह से हमारे डिसेबिलिटी आ जाएगी। मतलब अगर हमारे दिमाग में चोट लग जाए तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो हमारे बिहेवियर में आ जाएंगे। मैनी चिल्ड्रन डेवलप मेंटल रिटार्डेशन, पागल भी हो सकते हैं, एंड अदर एबनॉर्मल सिम्टम ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ फॉल्टी जीन्स फ्रॉम द पेरेंट्स। मतलब जीन्स अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो दिमाग के फॉर्म में कुछ भी ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मतलब जीन्स के थ्रू भी ये काम हो सकता है, ख़राब हो जाए। मान लो कोई चोट लग जाए और वो जीन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ा हो उस चीज़ का, तो नेक्स्ट पीढ़ी में वो चीज़ें जाएंगी नहीं। मतलब अगर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन इफेक्ट करता है नेक्स्ट पीढ़ी में भी। और मान लो हमें फिजिकली कोई चोट लग गई तो हम उस चीज़ से अफेक्टेड होंगे, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी उससे अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि जीन्स में ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अगर कोई चीज़ जीन्स में चेंजेस ला दे तो ही वो नेक्स्ट पीढ़ी में जाता है, अगर जीन्स में चेंज नहीं हुआ तो नेक्स्ट पीढ़ी में नहीं जाता। As a human being, we not only share a biological system but also certain cultural system. Culture provides us with different experience and opportunities of learning by putting us in a variety of situations or placing different demand on our life। कल्चर भी हमें अफेक्ट करता है। सच एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी एंड डिमांड ऑल्सो इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। ये कल्चर का भी हमें हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।